हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी पी वाई क्यू पर। और आप लोग कैसे हैं ये जरूर बताइएगा हमें कमेंट में। और आज का ये जो सेशन है आप लोगों का ऑफलाइन रहने वाला है, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इसके चक्कर में नेटवर्क ठीक नहीं है, इसलिए आपका ये जो लेक्चर है वो कैसा रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स को और सेशन को लाइक भी करेंगे। और अपना ये सेशन चल ही रहा था जिसमें यूजीसी नेट के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे, और उसी का ही अगला पार्ट है। इससे पहले कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, तो वो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कोई देरी नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, भौगोलिक लेखों यानी कि कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण सब सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था। कार्ल टेटर के द्वारा, रिचर्ड हर्टसोन के द्वारा, बर्नहार्ड बारेनियस के द्वारा, या फिर इमेनुअल कांट के द्वारा। आप लोग इतनी देर में आंसर कमेंट कर पाएंगे, आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। फिलोसॉफिकल अप्रोच इन ज्योग्राफिकल राइटिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय कार्ल लिटर, रिचर्ड हर्टसोन, बर्नहार्ड बारेनियस एवं इमेनुअल कांट। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सही से बताइए। तो देखिए, इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा इमेनुअल कांट। डी ऑप्शन इसमें दिया गया है। इमेनुअल कांट जो कि क्या थे, इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, भूगोल में दार्शनिक दृष्टिकोण को अपनाया था, या फिर इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। और कौन सा टाइम चल रहा था ये जब इन्होंने बताया था दार्शनिक दृष्टिकोण को, तो वो टाइम चल रहा था 18वीं सदी का। कौन सा चल रहा था ये, 18वीं सदी का ये टाइम चल रहा था, ठीक है। और इन्होंने इसके बारे में कुछ जानकारी भी दी थी, वो भी आप लोग जान लीजिए। इमेनुअल कांट के बारे में इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी की दैनिक गति होती है, यानी कि जो आप डेली वाली गति देखते हैं पृथ्वी की, उसके जो परिणाम स्वरूप पवनों की दिशा में क्या होता है, विस्थापित होती है। यानी कि जो पृथ्वी घूम रही है, गति कर रही है, वो किसके कारण, उसमें जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो किसका मिलता है, पवनों की दिशा का, ठीक है। और ये जो क्या नाम है इनका, इमेनुअल कांट, इन्होंने क्या दिया था, 1781 में एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। उसका नाम था, ये पुस्तक आप लोगों से कई बार पूछी गई है इसलिए बता रही हूँ, तो इसका नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है। ये मैं हिंदी में लिख दिया है, कोई बात नहीं। चलिए, अब जब यहाँ पे इतने दार्शनिक की बात की ही गई है, तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, किसके बारे में क्या है। इनकी जो पुस्तकें हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए इनकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। इस तरीके से आपका क्या होगा, ये जो थॉट वाला सेशन है, वो जो थॉट वाली यूनिट होती है आप लोगों की, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को करते जाएंगे और जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ आप उनको भी करते जाएंगे, तो आपका पेपर क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ थॉट वाला बोल रही हूँ मैं, कंप्लीट नहीं बोल रही हूँ। चलिए देखिए, जो कार्ल रिटर है इनके बारे में जानिए। कार्ल रिटर, इन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्धकुंडे, ठीक है। इनके द्वारा बुक लिखी गई थी अर्धकुंडे, और इसमें इन्होंने वर्णन किया था अफ्रीका एवं एशिया का, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इसमें किसका वर्णन था, तो ये अफ्रीका एवं एशिया का इन्होंने इसमें वर्णन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। और ये जो कार्ल रिटर थे, ये क्या थे, टीलियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। टीलियोलॉजिस्ट थे ये। इनकी अप्रोच कैसी थी, टीलियोलॉजिस्ट थी। और इन्होंने, इनका व्यू जो था, ये भी पूछा जाता है किसका व्यू जो था वो एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक था। इनका व्यू कैसा था, एंथ्रोपोसेंट्रिक था इनका व्यू। और इनका जो थे, निगमनात्मक पद्धति को इन्होंने अपनाया था, यानी कि डिडक्टिव को, ठीक है। निगमनात्मक पद्धति को इन्होंने अपनाया था, एम्पेरिकल मेथड भी इन्होंने यूज किया था। एक इनके बारे में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कि हु इज द आर्मचेयर जोग्राफर, तो ये आप लोग बताएंगे कार्ल रिटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्मचेयर, इन्होंने मतलब विश्व नहीं घूमा था अपनी कुर्सी पर बैठ करके सारा, आर्मचेयर जियोग्राफर, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता था।
और बाकी के इनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी बोला जाता है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। और भी इनके इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा था, एक और बुक लिखी थी इनकी, यूरोप अ ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल स्टैटिक प्लान पेंटिंग। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यूरोप के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा था अ ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल पेंटिंग। ये इन्होंने बुक लिखी थी 1804 में, ठीक है। ये पूछी गई है इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ये इनकी पहली बुक थी। पहली बुक कौन सी थी इनकी, ये भी याद रखिएगा। बाकी के सभी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही कराया है। बाकी की तो कहानियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो कहानियों पर नहीं जाएंगे। आगे बढ़िए, इनको इरेज कर लेते हैं। चलिए, रिचर्ड हर्टसुन वगैरह के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए। इरेज कर लेते हैं। आप लोग बोर मत होना। चलिए, देखिए रिचर्ड हर्टसुन है, इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है। इन्होंने लिखी थी द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये लिखी थी इन्होंने 1939 में, 1939 में। और भी इन्होंने लिखा था इनके बारे में, एरियल डिफरेंशिएशन इन्होंने दिया था, ठीक है। एक और बुक इन्होंने लिखी इसके बाद में, इसके बाद में इन्होंने जो बुक लिखी थी इसका नाम था पर्सपेक्टिव नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ये इनकी बुक्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थॉट से, वो बुक्स से ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और किस बुक में क्या लिखा है ये पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे तो सिर्फ मैं बुक ही बता पाऊंगी, सबके बारे में डिटेल में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग बुक भी करके जाइएगा तो भी आपका बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारेनियस दिए गए हैं यहाँ पे, तो चलिए बारेनियस के बारे में भी हल्का सा जान लीजिए। कि जो बर्नहार्ड बारेनियस हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ज्योग्राफिया जर्नलिस, ज्योग्राफिया जर्नलिस बुक लिखी थी इन्होंने 1650 में, काफी टाइम पहले लिखी गई है। और इनको जाना जाता है डिक्टोनॉमी का जनक, यानी कि इनको द्विभागीकरण का जनक भी जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। दो पार्ट्स इन्होंने, एक लिखा था इन्होंने जर्नल ज्योग्राफी, ठीक है। और दूसरी में इन्होंने रखा था स्पेशल ज्योग्राफी, ठीक है। इन्होंने लिखा था, यानी कि हिंदी में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जनरल या फिर यूनिवर्सल भी इसको बोल सकते हैं, ये पूछा जाता है। यूनिवर्सल भी इसको बोल सकते हैं। और इसको इन्होंने कोरियोग्राफी कहा था, ठीक है। इसमें इन्होंने जो जनरल ज्योग्राफी थी, इसमें इन्होंने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को रखा था। और ये जो आपकी स्पेशल ज्योग्राफी है, इसमें इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को रखा था, ठीक है। इतना आप लोग इनके बारे में जानेंगे। और इनको अगर कहा जाए तो क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, बर्नहार्ड बारेनियस को, ठीक है। क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बारेनियस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपके इमैनुअल कांट है, इनके बारे में आप लोगों ने जान ही लिया है। इनकी कई सारी किताब है। इमैनुअल कांट के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इनको फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहा जाता है, यानी कि अपवादवाद के पिता कहा जाता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है कांट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक के पुस्तक का संपादन किसने किया था? बताइए, आंसर कीजिए। एच जे मैकिंडर ने, बाइडल डीला ब्लॉन्स ने, टी डब्ल्यू फ्रीमेन ने या फिर गिफिथ टेलर ने? हु एडिटेड द बुक ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी? एच जे मैकिंडर, बाइडल डीला ब्लॉन्स, टी डब्ल्यू फ्रीमैन, गिफिथ टेलर। आंसर कीजिए किसने किया था। इतनी देर में आप लोग आंसर कर पाएंगे। क्या आंसर है बताइए इसको। देखिए, इसका आंसर जो होगा, आप लोग डी आंसर लगाएं, ग्रिफिथ टेलर। किसने किया था ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी? ये देखिए, आपसे पुस्तक ही पूछी गई है और अभी अपन लोगों ने सभी पुस्तकों को ही पढ़ा है, जो जो अपन ने ऑप्शंस में आए हुए हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते जाएंगे तो डेली पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इनकी बुक्स याद हो जाएंगी और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच जे मैकिंडर के बारे में याद रखिएगा, 1904 में इन्होंने एक बुक लिखी, काफी इंपोर्टेंट है, ज्योग्राफिकल पाइवोट, एक मिनट, ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी 1904 में। इंपोर्टेंट है, पूछी गई है कई बार। और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, हार्टलैंड थ्योरी। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी ये वाली थ्योरी? ये दी गई थी मैकिंडर के द्वारा। फिर इन्होंने एक और बुक लिखी, ब्रिटेन। मेरे डैडी कुछ ज्यादा ही, अरे आज तो कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही हैं। चलिए, एक और इन्होंने बुक लिखी थी, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी। ठीक है, ये भी इन्होंने कब लिखी थी? 1904 में लिखी थी, पूछी जाती है। एक और इन्होंने बुक लिखी थी, तीनों बुक इनकी इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी 1919 में। डेट याद रखिएगा सभी तीनों बुक्स की, कि कब कब इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी गई है, क्योंकि इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, कई बार पूछी गई हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इनको याद रख के चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे विद्वान दिए गए हैं और उनके योगदान क्षेत्र दिए गए हैं, किस विद्वान ने किस क्षेत्र में काम किया है। सावर दिए गए हैं, टॉफे दिए गए हैं, एलसी किंग दिया गया है, बेकर दिए गए हैं। ठीक है, कृषि भूगोल, भूआकृति विज्ञान, परिवहन भूगोल, सांस्कृतिक क्षेत्र। इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम दिए गए हैं। बाकी का ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, कल्चरल ज्योग्राफी है। तो देखिए, सभी के मैच द फॉलोइंग आपको मैच करने हैं। ऑप्शन जो आपका सही होगा, कीजिए फटाफट से मैच कीजिए, आपके पास में टाइम है सिर्फ 10 सेकंड का। ठीक है, इतनी देर मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, वो भी तो टाइम आप लोग को मिल गया है ना। चलिए, देखिए, जो सावर महोदय हैं, इनका जो योगदान रहा था सांस्कृतिक ज्योग्राफी में रहा था, तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ लिख लीजिए। ठीक है, टॉफे है, टॉफे का जो योगदान रहा था परिवहन भूगोल में, टॉफे मोरल गोल्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी आपका थ्योरीज का सेशन भी आने वाला है, तो आप उसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो टॉफे हो जाएंगे, इन्होंने काम किया था परिवहन भूगोल में, तो थर्ड आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। एलसी किंग का काम रहा है, आप लोगों ने एलसी किंग के बारे में भूआकृति विज्ञान में पढ़ा है, इन्होंने रिवर से इरोजन वगैरह का दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड लिख लीजिए। और यहाँ पे आपका बेकर महोदय रह गए एंड में। बेकर का जो योगदान रहा है वो कृषि भूगोल में रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए कौन से आंसर के साथ में जाएंगे, तो आप लोग जाएंगे ए ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका क्वेश्चन सूची एक के साथ में सूची दो को मिलाना है। विद्वान दिए गए हैं एवं उनके मॉडल्स दिए गए हैं, किसने कौन सा मॉडल दिया गया है। क्रिस्टोलर रेवेंस्टीन, टेंसले दिए गए हैं, लुसियन फेब्रे दिए गए हैं। संभावनावाद है, पारिस्थितिक तंत्र है, प्रवास के नियम है, केंद्र स्थल सिद्धांत है।
तो देखिए जो किस्टोलर महोदय हैं इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम था क्या, बताइए। इसका नाम था केंद्र स्थल सिद्धांत यानी कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ को लिख लीजिए। इसके बाद में रेवेंस्टीन है, रेवेंस्टीन ने जो मॉडल दिया था वो क्या दिया था, प्रवास के नियम से संबंधित उन्होंने मॉडल दिया था, यानी कि लॉ ऑफ माइग्रेशन जो मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, रेवेंस्टीन के द्वारा। एजी टांसले जाने जाते हैं पाचन तंत्र के लिए यानी कि इकोसिस्टम के लिए, तो यहाँ पे आप लोग दूसरा लिख लीजिए। और जो आपके लुशियन फेब्रे हैं ये जाने जाते हैं पॉसिबल के लिए, यानी कि पहला हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका सही है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत कर लीजिए। और इसी के साथ में फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर से एक और सेम क्वेश्चन, सूची एक के साथ में सूची दो को मिलाना है। जनजाति दी गई है एवं उनके राज्य दिए गए हैं, कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। मिकिर कोरबा थारू ओंग उत्तराखंड में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप में, मेघालय, छत्तीसगढ़। बताइए कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, आंसर कीजिए फटाफट से कीजिए, देरी नहीं करनी है। चलिए देखिए हम मिलाते हैं इनको। जो मिक्किर जनजाति है ये पाई जाती है मेघालय में, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, ये मेघालय में पाई जाती है, तो यहाँ पे आप लोग थर्ड को लिख लेंगे। थर्ड से अगर आप देखेंगे तो एक ही से आपका आंसर बन रहा है, एलिमिनेट अगर आप करेंगे तो देखिए ये कट गया, यहाँ से भी काट सकते हैं आप लोग, थर्ड में बी मिल रहा है, बाकी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी सभी को मिलाएंगे, काम अपना पूरा करके चलेंगे। कोरबा जनजाति, कोरबा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे, आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। बाकी की थारू जनजाति, थारू जनजाति जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो उत्तराखंड में मिलती है। थारू गोंड ये सभी जो आपकी जनजाति है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ओंग बची, ओंग कहाँ की रह जाएगी, अंडमान एवं निकोबार की। तो बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट करके चल रहे हैं ना, इनको हटा दीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे कम आवश्यक है, कम आवश्यक पूछा गया है, बताइए कौन सा खंड है जो सबसे कम आवश्यक होता है। पहला है, पहले में कौन सा आता है, तो देखिए अर्थव्यवस्था के पहले में आपके जो कृषि वगैरह होते हैं ये है। अगर यही नहीं होगा तो अपना देश कैसे चलेगा, कृषि प्रधान देश है अपना, तो ये तो सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंडरी में आपके जो उद्योग वगैरह आ जाते हैं, यानी कि इन्हीं का जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किया जाता है तो वो आपका सेकेंड ईयर में हो जाता है, ठीक है। टर्सरी उसके बाद में यहाँ पे चतुर्थक दिया गया है। तो देखिए जो सबसे कम आवश्यक होता है वो चतुर्थक होता है, डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे करेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि भारत अपना कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि होती है, सभी लोग अपनी फार्मिंग करते हैं, सभी तो नहीं मतलब हद से ज्यादा जो परसेंटेज है वो कृषि प्रधान की है, नाम भी जाना जाता है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल लोग भी बहुत है यहाँ पे, लेकिन चतुर्थक इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, उच्च स्तर के होते हैं ये लोग, भारतीय कुशलता इनमें शामिल होती है, मतलब अच्छे खासे स्किल होते हैं, स्किल डेवलपमेंट इनमें अच्छा होता है, लेकिन इतना ज्यादा इनका विकास के क्रम में आवश्यक नहीं होता। ये कौन कौन से इसमें जो आते हैं पांचवे में, सॉरी चतुर्थक में जो आते हैं लोग, वो कौन से हो जाएंगे, ये होते हैं शिक्षक, ठीक है। आप और हम जो जैसे हैं हम भी शिक्षक ही हैं, प्रशासक हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी न किसी के अंडर में रह करके कार्य करते हैं, ये बिल्कुल फ्री नहीं है, ठीक है, प्रशासक हो जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों के इंजीनियर हैं, ठीक है। और इंजीनियर वगैरह ये जो डॉक्टर हो गए, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत कम काम अपना भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टिकाऊ इनकी भूमिका है, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है। जल संसाधन, पशु संसाधन, कोयला संसाधन एवं वन संसाधन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक बार यूज हो गया उसके बाद में वो यूज नहीं होने वाला है, बताइए कौन सा होगा इसका। वाटर रिसोर्स है, एनिमल रिसोर्स है, कोल रिसोर्स है, या फिर फॉरेस्ट रिसोर्स है। आंसर कीजिए, आप लोग इतनी देर में आंसर कर पाएंगे।
तो देखिए, जो आपका अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि एक बार हमने यूज कर लिया, यूज करने के बाद में वो नष्ट हो जाएगा, फिर से हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए पानी है, पानी आपने पीते हो, बर्बाद करते हो, नहाते हो, नहा करके नाली में जाता है, नाली से किसी बड़े नाले में, बड़े नाले से किसी अन्य नदी वगैरह में जाके गिर जाता है, फिर से वो रीयूज हो जाता है। ठीक है। एनिमल है, एनिमल प्रोडक्शन करते हैं अपना, वो एनिमल के दूसरा बच्चा होता है, जो एनिमल होता है मतलब उनका भी प्रोडक्शन होता है। फॉरेस्ट है, आपने पेड़ काटा, उसके कहीं ना कहीं बीज गिर गए, दूसरी जगह पे पेड़ निकल आया, इसके बीज गिर गए, इसका भी दूसरी जगह पे पेड़ निकल आया, यानी कि ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स ये हो जाएंगे। लेकिन अब जब आप कोयले को जलाएंगे, कोयले को जलाने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है, राख प्राप्त होती है। ठीक है। यानी कि ये आपके अब किसी काम की नहीं है, आप लोग इसको फेंक दोगे। माना कि हाँ, थोड़ा सा खाद वगैरह का ये काम जब आप खेत में डालते हो तो उसमें थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन वो यूज नहीं मानी जाती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल में जो आपका ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। कोल रिसोर्स यानी कि कोयला संसाधन जो आएगा वो अनवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी, बताइए किसने विकसित की थी। एस एस भाटिया के द्वारा, आर एल सिंह के द्वारा, एस पी चटर्जी के द्वारा, या फिर इनायत अहमद के द्वारा। हु इवॉल्व द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, बताइए किसने की थी। आंसर कीजिए, आप लोग इतनी देर में कर पाएंगे। तो जो कृषि दक्षता की माप है ये की गई थी एस एस भाटिया के द्वारा। ठीक है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आप कौन से ऑप्शन के साथ में जा रहे हैं फटाफट से बताइए। ए हो गया। और ये जो गणना है 1967 में की गई थी, डेट याद कर लेना, कभी अगर पूछ लिया जाए, पूछा जाता है, वैसे इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने कहाँ की दक्षता के लिए इस विधि का प्रयोग किया था, तो ये जो अपना यूपी है ना, यहाँ के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों के लिए इन्होंने अपनी ये कृषि दक्षता के माप का विकास किया था। तो आप लोग इतना याद रखेंगे बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है, भारी उद्योगों की स्थापना के लिए। ठीक है। अभी आपने मेरा जो दूसरा वाला चैनल है, कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सत्यम परमार, आप जब सर्च करोगे, ठीक है, तो इसमें मैंने पूरा ये उद्योग के बारे में एक चैप्टर कराया हुआ है एनसीईआरटी का। अभी मेरे उस चैनल पर एनसीईआरटी ही चल रही हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका मन है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ और सभी एनसीईआरटी का सॉल्व भी कराती हूँ साथ में चैप्टर के ही, तो आप लोग उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है। और जिन एनसीईआरटी के चैप्टर्स का सॉल्व रह गया है वो मैं इकट्ठा भी इस पे कराने वाली हूँ। तो बताइए, भारी उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा आदर्श संयोजन है, कोयला इस्पात जल, कोयला विद्युत बाजार, कोयला विद्युत बैंक, या फिर कोयला कपास बैंक। तो देखिए, जब अपन कोई भारी उद्योग लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री अगर अपन लगाएंगे, तो उसके पास में क्या क्या होना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। कि यहाँ पे कोयला पास में होना चाहिए, इस्पात पास में होना चाहिए, और जल भी पास में होना चाहिए, या फिर विद्युत पास में होनी चाहिए, बाजार पास में होना चाहिए, कोयला पास में होना चाहिए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, क्या पास में होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, जो ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या होगा, हमारा इस्पात होगा। इस्पात कैसा होता है, जब भारी उद्योग है, इसमें रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा जाएगा। अगर ये दूर होगा तो इसमें क्या लग जाएगा, परिवहन बहुत ज्यादा लग जाएगा। परिवहन भाड़ा जो होता है वो अगर ज्यादा लग जाएगा तो हम लोग को प्रॉफिट उतना नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, पास में क्या क्या होना चाहिए, कोयला होना चाहिए, इस्पात होना चाहिए, और जल की आपूर्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनकी धुलाई के लिए, इनकी क्लीनिंग करने के लिए जल बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वो भी पास में होना चाहिए। ठीक है। ए ऑप्शन के साथ में आप लोग चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा यानी कि दर्शन अगस्त कॉम्टे द्वारा विकसित की गई थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज वाज एडवांस्ड बाय द अगस्त कॉम्टे। व्यवहारवाद यानी कि अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवाद, या फिर मानवतावाद, एम्पिरिसिज्म या फिर पॉजिटिविज्म, मार्क्सिज्म या फिर ह्यूमनिज्म। बताइए कौन सी इन्होंने विचारधारा दी थी ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। तो इनके द्वारा जो विचारधारा दी गई थी
ये दी गई थी प्रत्यक्षवाद। पॉजिटिविज्म की इन्होंने विचारधारा दी थी। बी ऑप्शन के साथ में आप लोग जाएंगे। और ये जो विचारधारा का विकास इन्होंने किया था वो किया था 1830 में। 1830 के दशक में किया था। किया कहाँ पे था? फ्रांस में। ठीक है, कहाँ पर किया था इन्होंने? फ्रांस में किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुक्रमिक स्वामित्व ऑक्यूपेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? एस एस बैरोज ने, सी डी हैरिस के द्वारा, सी डी विटलसी के द्वारा, या फिर रिचर्ड हर्टसोन के द्वारा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंट ऑक्यूपेंस was advocated by एस एस बैरोज, सी डी हैरिस, डी एस विटलसी, या फिर रिचर्ड हर्टसोन। बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ये जो अनुक्रमिक स्वामित्व यानी कि ऑक्यूपेंस की जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन किया गया था डी एस बिटलसी के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, और इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, और इसमें इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। कितने में? 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा था। और ये मॉडल इन्होंने दिया कब था? ये दिया था 1936 में। दिख नहीं रहा है आप लोगों को? 1936 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य होता है क्या? इसका उद्देश्य होता है, देखिए, रीजनल प्लानिंग की बात हो रही है। ठीक है, अगर रीजनल प्लानिंग की बात हो रही है तो क्या वहां पे एग्रीकल्चर होगा? नहीं, एग्रीकल्चर तो वहां पे नहीं होगा। बैलेंस डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, क्या रीजनल में हैवी हैवी इंडस्ट्री लगाएंगे? ये कैसी प्लानिंग है? यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, आसपास में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वहां पे आप लोग क्या उन्हीं के बीच में हैवी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाएंगे? बताइए क्या करेंगे। तो देखिए, इसका जो आंसर सही होगा, प्रादेशिक नियोजन की रीजनल प्लानिंग की बात कर रही है। तो यहाँ पे एक संतुलित विकास होना चाहिए, यानी कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए सभी सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत भारी इंडस्ट्री लगा दी तो वो लोग रह नहीं पा रहे हैं, या फिर इतनी हल्की इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई कि लोगों के काम करने के लिए रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो ये सब बैलेंस करके चलना होता है रीजनल प्लानिंग में। तो उसमें क्या चाहिए होता है? संतुलित विकास चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकत्व यानी काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है पश्चिमी घाट योजना से, दक्षिण पूर्वी संसाधन प्रदेश से, या फिर रायलसीमा योजना से, या फिर राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से। वेस्टर्न घाट प्लान, साउथ ईस्ट रिसोर्स रीजन, या फिर रायलसीमा प्लान, या फिर नेशनल कैपिटल रीजन प्लान से संबंधित है। बताइए क्या आंसर आप लोग इसका लगाएंगे। तो देखिए, ये जो काउंटर मैग्नेट की अवधारणा संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना से। डी ऑप्शन के साथ में आप लोग जाएंगे। डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अवधारणा दी थी राष्ट्रीय क्षेत्र की, इसका उद्भव हुआ था, कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, कब हुआ था इसका उद्भव? 1959 यानी कि 1959 में इसका उद्भव हुआ था। तो इतना आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे, काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अब आप लोगों को इनका चयन करना है। इसमें पहला ये ऑप्शन कह रहा है ए, कि जो रेड जेल है इन्होंने लेवेंसरम की अवधारणा इस प्रचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान है। ठीक है, दूसरे में बता रहा है रीजन में कि रेड जेल निश्चयवादी थे और डार्विन के योग्यता की उत्तरजीविता सिद्धांत से प्रभावित था। इंग्लिश में देख लीजिए। Ritgel's concept of Lebensraum was based on the idea that state is similar to organism. दूसरा है रीजन, इसमें बता रहा है कि रेडजेल वॉज डिटर्मिनिस्ट एंड वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो रेडजेल है इन्होंने लेवेंसरम की अवधारणा दी थी, बिल्कुल सही है। और इसमें इन्होंने बताया था राज्य की तुलना इन्होंने जीव से की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ए को आप लोग सही कर लेंगे। दूसरा ये कह रहा है कि रेडजेल जो थे निश्चयवादी थे, ये बिल्कुल सही कह रहा है। और डार्विन के योग्यतम उत्तरजीविता सिद्धांत से ये प्रभावित थे, ये भी सही है। लेकिन व्याख्या तो नहीं है
कि क्यों राज्य का जीव के समान इन्होंने माना था, क्या इसका कारण रहा था, ये इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। दोनों ही अपने आप में अलग हैं, लेकिन दोनों सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन आर ए का सही से स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैव पदार्थ की बड़ी मात्रा के संचय के कारण आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होने वाली मृदा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मरुस्थलीय मृदा, पीट मृदा, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट। द सॉइल विच originate in the humid region due to the accumulation of large amount of organic matter are known as desert soil, peat soils या फिर रेड soil या फिर लेटेराइट soils। आंसर कीजिए, आप लोग कर पाएंगे इतनी देर में। देखिए तो ये क्या होती है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। पीट सॉइल्स यानी कि पीट मृदा जो होती है, ये कैसी होती है? आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सेशन। और ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।